पर आगे बढ़ेंगे। नेपाल में लगातार हालात खराब हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन, सड़कों पर भीड़ बहुत ज्यादा और प्रदर्शन बढ़ रहा है। नेपाल में विद्रोह को लेकर एक और बड़ा अपडेट है। काठमांडू में दूसरे दिन भी जबरदस्त बवाल है। यहाँ वैसे पार्टी में मंत्री आवास की ओर प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं। मंत्रियों समेत सभी लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है। सेना ने अभी थोड़ी देर पहले 3 हेलीकॉप्टर की खबर थी। सेना ने 6 हेलीकॉप्टर्स के जरिए सुरक्षित मंत्रियों को निकाला है। नेपाल के पीएम ओली भी देश छोड़ने की फिराक में है। ओली के साथ में कई मंत्री भी ऐसे हैं जो कि देश छोड़ सकते हैं, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। नेपाल में विद्रोह को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट है। जो सड़कों पर आप देख रहे हैं प्रदर्शन, आगजनी, पत्थरबाजी, वाटर कैनन का इस्तेमाल, टीयर गैस का इस्तेमाल, लाठीचार्ज, ये सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। कल तो हमने देखा दिन भर प्रदर्शन चलता रहा और आज भी दिन की शुरुआत के साथ से ही वहां हिंसा, हंगामा, विद्रोह तेज हो गया। लोग सड़कों पर आ गए और ऐसे में आज जो अपडेट है, अब ओली और बाकी मंत्री देश छोड़ने के लिए तैयारी में हैं। जानकारी ऐसी मिल रही है कि सेना के 6 हेलीकॉप्टर करीब अलग अलग जगह उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं और मंत्रियों को उनके घर से सुरक्षित निकाला गया है। क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रपति आवास पर कब्जे की तस्वीर है। राष्ट्रपति भवन के अंदर ये प्रदर्शनकारी घुस आए और दूसरी तस्वीर आप देखिए, पीएम ओली के घर पर तो आगजनी तक हो गई। अंदाजा आप लगाइए, किसी देश के पीएम के घर पर और अगर आगजनी हो जाए या किसी देश में राष्ट्रपति भवन के अंदर लोग इस तरीके से दाखिल हो जाएं तो क्या हालात वहां पर होंगे। ऐसे में सवाल ये कि क्या नेपाल तख्ता पलट की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या नेपाल में वही होने वाला है जो बांग्लादेश में हुआ? श्रीलंका में भी ऐसे हालात हमने देखे हैं और इन सब हालातों के बीच में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों से हटने के लिए तैयार नहीं। अब खबर ये कि पीएम ओली खुद देश छोड़ने की फिराक में है और तैयारी हो रही है। हेलीकॉप्टर जो सेना के हैं वो जगह जगह एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पहले 3 की खबर थी कि 3 हेलीकॉप्टर मंत्रियों और पीएम के घर के आसपास उड़ान भर रहे हैं क्योंकि वहां से उन्हें सुरक्षित निकालना है। और अभी का अपडेट ये कि 6 हेलीकॉप्टर सेना के जो अलग अलग जगह से मंत्रियों को सुरक्षित निकाल चुके हैं और पीएम ओली के साथ बाकी मंत्री भी देश छोड़ने की तैयारी में है। नेपाल में सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगने और भ्रष्टाचार के आरोपों पर भड़की जनता ने जमकर आंदोलन किया। काठमांडू और आसपास के इलाकों में हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और नेपाली संसद के अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने सख्ती की तो हिंसा भड़क गई। पुलिस की फायरिंग में 20 उपद्रवियों के मारे जाने की खबर है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इस घटना के बाद नेपाल सरकार सरेंडर मोड में दिखी है। एक तरफ खुद पीएम केपी शर्मा ओली सोशल मीडिया से पाबंदी हटाने की बात करते हैं, तो वहीं होम मिनिस्टर रमेश लेखक समेत 9 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद भी जनरेशन जेड के आंदोलनकारियों का गुस्सा थमा नहीं है। इन लोगों का कहना है कि भले ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इन सब के जिम्मेदार तो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए खुद उनको ही पद छोड़ देना चाहिए। वही राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में हिंसा और लोगों के मारे जाने की जांच कराने का फैसला सरकार ने लिया है। नेपाल में अभी भी शांति नजर नहीं आ रही। सोशल मीडिया से बैन वापस लिया। 20 मौतों के बाद झुकी सरकार। 9 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। गृह मंत्री समेत 9 मंत्रियों का इस्तीफा सामने आया। हिंसा की जांच के लिए कमेटी बनेगी। यूएन और पश्चिमी देशों ने चिंता जताई है। नेपाल से आई प्रदर्शन की तस्वीरों ने पिछले साल बांग्लादेश में हुए आंदोलन की याद दिला दी। इससे पहले साल 2022 में श्रीलंका में भी लोगों ने सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में छात्र आंदोलन, हिंसा और सैकड़ों मौतों के बीच बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद और देश दोनों छोड़ना पड़ा था। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ ये छात्र आंदोलन देशव्यापी प्रदर्शन में बदल गया और आखिर में शेख हसीना की सरकार गिर गई। इससे उनका लगातार 15 साल से चला आ रहा शासन और 5वां कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया। बांग्लादेश की राह पर क्या नेपाल है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन।
बांग्लादेश में साल 2022 से माहौल अशांत होने लगा था। 2024 में जनता का गुस्सा सरकार पर फूटा। मई 2024 में ढाका और कई शहरों में प्रदर्शन देखने को मिला। छात्र आंदोलन देशव्यापी प्रदर्शन में बदल गया। प्रदर्शन में 300 से अधिक लोगों की जान गई। 15 साल से चला आ रहा शासन अचानक समाप्त हो गया। 5 अगस्त को शेख हसीना ने अपना पद छोड़ दिया। अगस्त 2024 में आखिरकार हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। वहीं साल 2022 की शुरुआत में श्रीलंका में महंगाई तेजी से बढ़ी। विदेश मुद्रा भंडार खाली हो गया। देश में ईंधन, खाद्य सामग्री और दवाओं की किल्लत होने लगी। आजादी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट में लोगों को दिन में 13 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने इन हालात के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके परिवार को जिम्मेदार ठहराया। उनकी खराब नीतियों को विदेश मुद्रा भंडार खाली होने की वजह माना गया। उस दौरान प्रदर्शन दिन रात जारी रहा। प्रदर्शन में छात्रों से लेकर पादरियों और बौद्ध भिक्षुओं तक सभी इन प्रदर्शन में शामिल होते थे। देश भर में गोटा गो होम का नारा गूंजने लगा। कुछ हफ्तों बाद जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए तो यह आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचा। कुछ दिन बाद गोटबाया राजपक्षे देश से भाग गए और सिंगापुर में अपना इस्तीफा भेजा। श्रीलंका में भी अचानक हुआ था सत्ता परिवर्तन। साल 2022 की शुरुआत में श्रीलंका में महंगाई तेजी से बढ़ी। विदेश मुद्रा भंडार खाली हो गया। ईंधन, खाद्य सामग्री और दवाओं की किल्लत होने लगी। लोगों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को जिम्मेदार ठहराया। यूक्रेन युद्ध के चलते तेल की कीमतें बढ़ने से संकट पैदा हुआ। देश भर में गोटा गो होम का नारा गूंजने लगा। प्रदर्शनकारी ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर आंदोलन को अंजाम दिया। कुछ दिन बाद गोटबाया राजपक्षे देश से भाग गए। गोटबाया राजपक्षे ने सिंगापुर से अपना इस्तीफा भेजा। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। क्या नेपाल भी बांग्लादेश और श्रीलंका की चाल चल रहा है? श्रीलंका और बांग्लादेश में प्रदर्शन के बाद सत्ता ही बदल गई। क्या नेपाल में भी यही होने वाला है? क्योंकि नेपाल में गृह मंत्री समेत 9 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। क्या नेपाल की जनता सत्ता बदलना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि नेपाल में भी तख्ता पलट होगा। नेपाल में जो हालात हैं अब बाकी देशों से तुलना की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि जेनजी कम उम्र के ये जो युवा हैं ये सड़कों पर हैं। 18 से करीब 30 साल के बीच के प्रदर्शनकारी हैं जो मैक्सिमम इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर डी के गुप्ता बने हुए हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता, अगर ये प्रदर्शनकारी आम होते यानी कि वो जेनजी ना होते तो भी कुछ अलग असर होता क्या? और आज जब जेनजी हैं, ये नया खून, युवा खून है जो कि सोशल मीडिया पर बैन के बाद सड़कों पर आया है, तो इसका असर कुछ अलग होगा क्या? देखिए, जो वेस्टर्न पावर होती हैं या जो भी ऐसे देश हैं जो कि किसी देश में अपनी सत्ता व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वहां पे उनका स्वार्थ होता है, तो वो पहले वहां की उस पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं या उस रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते, वो बहुत ही थिंक टैंक के साथ सेलेक्ट करते हैं कि कहां पे हम लोगों को भड़का सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मोटिव देखना होगा। देखिए, न्यूज में और जो भी चीजें आ रही हैं वहां पे ये दिखाया जाएगा करप्शन हो रहा है, क्योंकि हम विश्व स्तर पे किसी पर्टिकुलर देश पर हम उंगली न उठा सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-15 साल में जो घटनाएं हुई हैं, वहां पे यूथ, चूंकि देखिए अब एक चीज और मैं बताना चाहूँ जो कि फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड नहीं है। अभी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, हमारे यूथ को अलग ढंग से, जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जस्ट इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्री हैं, जहां पे कि सोशल मीडिया और जो इंटरनेट और जो हमारे पास डिजिटल टूल्स हैं सबके हाथों में आ गए हैं। इवन एक हमारे यहाँ अगर देखेंगे तो एक लेबर से लेके एक दिहाड़ी वाले के पास से लेके एक मेड और सबके पास एक टूल्स है। लेकिन वो जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन क्या वो उतना एजुकेटेड है कि उसका किस तरह से अच्छा यूज करना है, किया जा सकता है?
तो उसको जब नहीं वो समझ पा रहे हैं कि उनमें जो कंटेंट्स आ रहे हैं वो मेरे देश के लिए कितने अच्छे, मेरे परिवार के लिए कितने अच्छे हैं, या मेरे अपने बच्चों के लिए कितने अच्छे हैं, या मेरे अपने माँ बाप के लिए कितने अच्छे, तो उसको इनरीच करती है वो कंट्री जो कि बहुत समझदार है। उसमें ऐसे कंटेंट्स डाले जाते हैं जिससे कि उनका खून उबले। और यहाँ पे एक और चीज देखी गई, इवन भारत में भी देखें कि बहुत सारा चीज अभी बातें चलती है कि भारत, पाकिस्तान ये सब बड़े युवा देश हैं। युवा देश को एक रिसोर्स बनाना भी एक हमारे थिंक टैंक का बहुत बड़ा टेढ़ी खीर है। उनको रिसोर्स कैसे बनाए, पॉजिटिव रिसोर्स उनको कैसे बनाए, अदरवाइज वो बहक सकते हैं। भारत में भी आप देखेंगे आए दिनों कभी दंगे होते हैं, कभी ऐसे दंगे, तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां पे सोशल मीडिया एक मेजर होता है। ये यहाँ भी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया, फिलीपींस, इस सब जगह इन युवाओं को इसलिए कैच किया गया क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया में नेशनलिज्म से भी दूर जाते हैं, नेशनलिज्म से भी दूर जाते हैं कि अरे तो देश में कोई बड़ी बात नहीं, तो कहने की बातें हैं, और उसको इनकैश करते हैं ये सारे टेक्नोक्रेट कंट्रीज। तो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन के लिए या कहें या जो है अपना वहां पे व्यवस्था बनाने के लिए वो देश ऐसे चीजों को यूज करते हैं जिसपे कि विश्व पटल पे उनका नाम न घसीटा जाए, लेकिन वो काम करके भी चले जाएं। और उन देशों में कुछ नेताओं को या कुछ ब्यूरोक्रेट्स को टास्क दिया जाता है, 2-4 महीना पहले से वहां विजिट कर रहे होते हैं। हाँ। अगर इमरान खान जब अपदस्थ हुए तो देखेंगे पर्टिकुलर एक यूएस अधिकारी जो है वहां पे लगातार 4 बार आए। बांग्लादेश में भी पहले वो 4 या 3 बार वहां विजिट किए लगातार, उसका अरेस्ट हुआ। ऐसे श्रीलंका में भी हुआ वही अधिकारी। तो यहाँ पे बहुत सारे चाइना, अमेरिका, जो कि एक बहुत उनका जो इच्छा जो है दुनिया को रूल करने की है, अपने अपने ढंग से वो चीजों को मैनिपुलेट करवाते हैं। और वहां पे सबसे जो कमजोर कड़ी इसमें युवा है। सबके पास गैजेट्स है, गैजेट्स में क्या चीजें आ रही है उसको ध्यान नहीं देना है, चीजों को फैला देना है। उसके बाद अब यहाँ पे जो एनजीओ इन्वॉल्व है, अब देखेंगे तो ह्यूमन राइट वॉच जो एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है, इसकी सारी फंडिंग जो है आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज से आती है, सारी फंडिंग आती है। करप्शन के चार्ज पे वो अपना साइट पे डालता है कि नहीं आप लोग फेसबुक मास्क लेके जाइए, आप ये लेके जाइए, हाँ, और अपने साथ एक बैग लेके जाइए, सब कुछ है। लेकिन वो करप्शन चार्ज तो मैं जब से होश संभाला हूं तब से नेपाल में है। नेपाल एक गरीब देश है, पता नहीं कब से हमारे देश में लोग वहाँ के आके काम करते हैं। हम और वहाँ पे एफडीआई नहीं है दुनिया की। अमेरिका बड़ी बात ये कि प्रॉब्लम्स अलग अलग देशों में तो है, लेकिन नेपाल में लोग सड़कों पर आ गए। और इससे पहले आप अलग अलग देशों का जो जिक्र कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, वहां भी यही सेम सिचुएशन थी। आप रहिए मेरे साथ में। नेपाल प्रदर्शन से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट भी है, बड़ी खबर है। नेपाली सेना प्रमुख ने पीएम ओली को सलाह दी है। इन सब सिचुएशन में ओली को सत्ता छोड़ने की सलाह दे दी गई है, यानी कि जो प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि आप अपना पद छोड़िए, यानी कि पद से इस्तीफा दीजिए, वही सेना प्रमुख ने कहा है। ये सेम सिचुएशन बांग्लादेश में हुई थी और यहां सेना प्रमुख ने कहा सत्ता छोड़ें तभी प्रदर्शन शांत होगा। ऐसा ही शेख हसीना से इस्तीफा दिया गया था और फिर उन्हें देश से बाहर छोड़ दिया गया था, यानी कि बाहर भेज दिया गया था। नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें फिलहाल बंद कर दी गई हैं। जो अभी की जानकारी है, सुरक्षा कारणों के चलते उड़ानें रद्द की गई हैं। और यहां सेना प्रमुख ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ओली को यह सलाह दी है कि आप सत्ता छोड़ दीजिए, अपना पद छोड़ दीजिए। सत्ता छोड़ने की सलाह सेना प्रमुख ने ओली को दी है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, हमने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें भी दिखाई। पीएम आवास पर आगजनी की तस्वीरें हैं, राष्ट्रपति भवन पर कब्जे की तस्वीरें हैं। न्यूज इंडिया कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जगह जगह ये तोड़फोड़, ये हिंसा, ये आगजनी बढ़ती चली जा रही है। प्रदर्शनकारियों में 20 से ज्यादा की मौत हो गई है, लेकिन बावजूद इसके ये प्रदर्शन अभी तक शांत नहीं हो रहा। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बता रही हैं कि यहाँ जो यलगार है जेंजी की, ये अभी रुकने वाली है नहीं। ये प्रदर्शन अभी जल्दी से तो शांत नहीं होगा। डॉक्टर डीके गुप्ता, ये जो हालात अभी बने हुए हैं, सेम सिचुएशन तो बांग्लादेश में हुई और चूंकि ताजा है अभी सभी के जहन में वो यादें, इसीलिए आज नेपाल को देखकर वही जहन में ख्याल आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद, तख्ता पलट के बाद, जो अब अंतरिम सरकार है उसके आने के बाद सिचुएशन सिर्फ बिगड़ी है, सुधरी नहीं है कुछ। नेपाल में भी यही होगा क्या? जी जी जी, देखिए मुझे जहां तक लगता है रचना जी कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन के लगभग 90% प्रोबेबिलिटी है। अब मुझे जहां तक लगता है, जैसे सेना प्रमुख अगर दे रहे हैं अगर ये सलाह, इसका मतलब कि वो एक सेफ पैकेज देना चाहते हैं वहां के प्रधानमंत्री को, ओली साहब को, कि आप जो है अपना सेफ पैकेज लेके जाइए। और हाँ, अब रही बात बांग्लादेश में जो हालात हुए,
देखिए, बांग्लादेश में चाइना का प्रभुत्व बहुत ज्यादा हो गया था। अब वैसे भारत के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे संबंध थे और बांग्लादेश और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन ग्रेजुअली वहां पे धीरे धीरे चाइना अपना जो है एक हथियारों के खेप वगैरह सब कर रहा था, तो अमेरिका की नजर जो है उसमें चाइना पे थी। और यहाँ जहां तक कहा जाता है खुफिया रिपोर्ट से और जहां पे मिला कि अमेरिका ने भी बांग्लादेश में हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ। हालांकि वो भारत के लिए अब भी वर्तमान दौर में बहुत अच्छा माहौल नहीं मिला है, क्योंकि वहां पे जो उग्रवादी लोग जो है या जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो एंटी इंडिया है। लेकिन अब ये है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और श्रीलंका है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक बार के लिए अमेरिकन प्रभुत्व एक्सेप्ट किया जा सकता है, जिस तरह से हमारे चीन के साथ संबंध है। लेकिन अगर चीन का उन देशों में अगर प्रभुत्व है तो भारत के लिए हमेशा इमिनेंट खतरा होता है। इमिनेंट खतरा होता है। छोटी चीजों को भारत संभाल लेगा, लेकिन चाइना एक बड़ा देश है, अगर हमारे देश पे तो चारों तरफ से हमारे, खासकर नेपाल हमारा एक बफर सिस्टम देश है, जिससे कि नेपाल की चाइना की सेना को नेपाल क्रॉस करके भारत में आना होगा। तो इसलिए नेपाल को सुरक्षित रखना अपने भाई को सुरक्षित रखने के जैसा है। भारत सरकार से मैं यही कहूंगा कि जितना भी हो सके वहां पे एक अस्थायी सरकार बने, जो प्रो भारत सरकार बने, तो भारत उसके लिए अपने कूटनीतिक कदम भी उठाए ताकि वहां पे जो सरकार आए वो भारत के लिए काम करे, भारत प्रो हो, चाइना एंटी हो एटलीस्ट। मैं ये जानना चाहूंगा, अदरवाइज चाइना अगर वहां तक आता है तो बिल्कुल वो आप समझ लीजिए कि चिकन नेक के पास, वैसे भी सिक्किम पास चिकन नेक के पास आ जाता है। तो नेपाल, भूटान ये सब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, खासकर अगेंस्ट चाइना। और चाइना से मैं रीजनल और बायलैटरल की बात नहीं कर रहा हूँ, रीजनल में अगर हम देखेंगे चाइना हमारे लिए एक इमिनेंट थ्रेट रहता है, जो अभी अपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। तो यहाँ पे मैं यही आशा करूंगा कि नेपाल में जो सरकार आए इनके बाद, चाहे उसने वो प्रो भारत सरकार रहे, ताकि भारत, क्योंकि अभी नेपाल के अंदर सबसे ज्यादा एफडीआई भारत का है। ये बहुत अच्छी बात है कि ज्यादातर देशों में चाइना और नेपाल की एफडीआई ज्यादा होते हैं और कंट्री के, लेकिन नेपाल ऐसा देश है जो भारत से अभी भी संपर्क बनाए हुए है और वहां पे 32% एफडीआई भारत की, चाइना की केवल 10% है और अमेरिका तो केवल 3% में है, तो बहुत ही पीछे है वो। तो भारत के लिहाज से हमारा, भारत को वहां से सस्ते मजदूर भी मिलते हैं, हमारा वहाँ इन्वेस्टमेंट भी होता है, हमारी वहाँ बहुत सारे एजेंसी चलती हैं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, प्लस जो भी हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड है नेपाल से, जो कि ओली सरकार सिरे से खारिज कर रही थी, चाइना की तरफ जा रही थी। तो मुझे तो लगता है सत्ता परिवर्तन होगा, जैसा आप समाचार बता रहे हैं। 90% चांसेस हैं, और जो प्रदर्शन और जो विद्रोह अभी तेज हो गया है, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि पीएम ओली को देश छोड़कर जाना ही चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए है। मंत्री जो हैं वो भी अब देश छोड़ने की तैयारी में है। आप रहिए मेरे साथ में डॉक्टर गुप्ता। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं काठमांडू से, फिलहाल लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और सिर्फ अकेले काठमांडू नहीं बल्कि नेपाल के अलग अलग शहरों में ऐसी ही तस्वीरें हैं, जहां पर महिला क्या, पुरुष क्या, युवा क्या, हर कोई सड़कों पर अब आ रहा है। प्रदर्शन बढ़ गया है। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का नाता रहा है, लेकिन नेपाल में जब इस तरह के हालात हो रहे हैं तो ये भारत के लिहाज से भी ठीक नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर प्रो भारत सरकार बनती है तो फिर जरूर बेहतर होगा। नेपाल में सेना प्रमुख ने ओली को देश छोड़ने की सलाह दी है, सत्ता छोड़ने की सलाह दी है, और ये जो तस्वीरें हैं इसमें नारेबाजी में साफ तौर पर करप्शन को लेकर नाराजगी है और कुर्सी छोड़ने की मांग भी है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, कल से लेकर आज तक जो तस्वीरें अच्छा, ये ओली चोर देश छोड़, ये नारेबाजी है और ये हाथ में बैनर पोस्टर भी लोगों ने लिया हुआ है। डॉक्टर गुप्ता, लेकिन कल से लेकर आज तक तस्वीरों में एक बदलाव मुझे नजर आ रहा है, और वो ये कि
कि कल युवा बहुत ज्यादा संख्या में थे, आज उससे बड़ी एज वाले भी हैं, मतलब महिलाएं ज्यादा दिख रही हैं आज मुझे इस प्रदर्शन के हिस्से में। देखिए, ऐसे जो एक पूर्व सुनियोजित जो घटनाएं होती हैं उसके अंदर बहुत सारी फंडिंग आती हैं, उसके साथ बहुत सारे प्लान होते हैं, एक बैकअप प्लान भी चलता है। देखिए, कल ओली सरकार ने इस बात को भांपते हुए कि 20 लोग स्टूडेंट्स का वहां पे गोलियों से भून दिया जाना, और ये बहुत बड़ी घटना किसी देश के लिए है, और वहां पे बहुत सारी शक्तियां दुनिया की लग जाती हैं कि कैसे इसको इनकैश किया जाए। और ओली सरकार ने अपने भविष्य को देखते हुए रात को ही बैन हटा दिया था। लेकिन मैं ओली सरकार की इस बात का समर्थन करूंगा, किसी देश में अगर विदेशी संस्थाएं अगर आती हैं तो रजिस्टर्ड हो, हमारे लॉ ऑफ लैंड के अनुसार काम करें, ये मेरी संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, मैं इसको बहुत सपोर्ट करता हूं। लेकिन ये चीज जो है वहां पे नागावार को देखो, टिकटॉक है 2023 में बैन कर दिया था नेपाल ने, 2023 में बंद किया, उसने रजिस्टर्ड कराया अपने आप को, रजिस्टर करने के बाद चल रही है। लेकिन यूएस जो है तो, लेकिन अब वहां पे टारगेट क्या है कि चाइना प्रभुत्व वहां से कम किया जाए, और उसके लिए कौन से पावर काम कर रही है तो बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है वहां पे बैन भी हटा दिया, उसके बावजूद भी अग्रावेट हुआ है। मतलब एक प्लान के हिसाब से अगर वैसा कर भी देते हैं ओली, तो वो भी हमको उनको गद्दी से हटाना, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है, ताकि वो प्रो चाइना ना रहे। यहाँ मैटर मुझे जहां तक लगता है इंटरनेशनल अफेयर्स में कि प्रो चाइना गवर्नमेंट को हटाना है नेपाल से। ये भारत के लिए अच्छा है कंडीशन कि वो जो अगली सेना की सरकार बने या कोई सरकार बने, वो प्रो भारत हो। जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसा नहीं होना चाहिए, जैसे श्रीलंका में हुआ वैसा होना चाहिए। श्रीलंका में प्रो भारत सरकार आई है, बांग्लादेश में नहीं हो पाया क्योंकि आईएसआई ने तुरंत कब्जा किया वहां पे। तो ये बहुत अच्छा रहा। लेकिन अगर नेपाल में भी सरकार बनती, प्रो भारत बनती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये प्रोटेस्ट और होगा जब तक कि मुझे जो लग रहा है लाइन ऑफ थॉट कि ऐसा तो है नहीं कि रातों रात ओली चले जाएंगे, रातों रात कोई सरकार बन जाएगी, क्योंकि अभी जो सुलग रहा है नेपाल, वो अचानक से कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं है कि शांत हो जाएगा। मतलब जो नुकसान अभी हम देख रहे हैं वो और पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर भी हो सकता है, जनहानि के तौर पर भी हो सकता है अभी ज्यादा। जी जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक एनजीओ है जिसको कोका कोला से फंडिंग आती है, उसको बड़े बड़े बेवरेजेस फंडिंग आती है, यूएस से फंडिंग आती है, वो उसको प्लान करता है, अपने साइट पे डालता है कि हाउ टू गो अहेड, उसके साथ कैसे चलना है। सारी चीजें अगर है तो बहुत प्लान्ड है। अब प्लान्ड है तो उनके पास बैकअप प्लान भी रहता है। बैकअप प्लान अगर है तो जब तक वो टारगेट को अचीव नहीं कर लेंगे, और क्लियरली टारगेट अचीव इन्होंने किया श्रीलंका और बांग्लादेश में। अभी तो जो हालात बने हुए हैं, हेलीकॉप्टर यहाँ वहां उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 6 हेलीकॉप्टर इस तैयारी में, मंत्रियों को, पीएम को आवास से निकालकर अब देश से बाहर ले जाने की तैयारी। सेना प्रमुख भी कह रहे हैं ओली आप कुर्सी छोड़िए, क्योंकि नारेबाजी इसी तरह की हो रही है। डॉक्टर दिग्गी गुप्ता साथ में जुड़ने के लिए और ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। राजन कोचर सर भी हमारे साथ में जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।